डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो दिस इज बिग प्रॉब्लम नाउअडेज। डोंट डिस्टर्ब मोड पे कर दो। अरे कोई काम का भी तो फोन आ सकता है ना, इसलिए करना पड़ता है उसको। चलो कोई नहीं। ओके तो ये सब अलग अलग जगह पे क्यों करते हैं? दैट इज बिग रीजन कि वो कॉस्ट कटिंग करते हैं। अब जैसे जहां पर जैसे इंडस्ट्रीज का लोकेशन का पड़ा होगा, जहां पर इंडस्ट्रीज लोकेट करते हैं उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जब वहां पर जमीन सस्ती होनी चाहिए, रॉ मटेरियल नजदीक होना चाहिए, या फिर लेबर या पावर सप्लाई या वाटर सप्लाई, ये जो फैक्टर्स होते थे, इन फैक्टर्स की बात करें तो ये फैक्टर्स तो होते ही हैं, लेकिन सबसे मेन फैक्टर्स इनका होता है कि यहाँ पर जो जमीन सस्ती मिल जाए वो बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद जहां लेबर सस्ती मिल जाए वो उससे भी बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा पैसे तो उनके पास होते ही हैं, तो ये ऐसा करके वो क्या करते हैं, दे आर डूइंग द कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग का मतलब कि वो पैसा बचाते हैं टू गेट मोर बेनिफिट या टू गेट मोर प्रॉफिट। तो इसमें क्या होता है, ये सब इसलिए करते हैं ताकि लेबर सस्ती मिल जाए और जमीन सस्ती मिल जाए, तो उनका वो पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट करके। सर उनको अंदर ले लो, एक बार बाहर चला गया। अरे यार तू तो दिखाई तो नहीं दे रहा हो। हाँ हाँ ओके। तो अभी जब मैं एग्जांपल दे रहा था, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल, और इस एग्जांपल के बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मेन सिस्टम एमएनसीज आर अडॉप्टिंग फॉर देयर मोर प्रॉफिट। अब सबसे पहले इसमें एग्जांपल है एक अमेरिकन बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने की एक कंपनी है। व्हाट इट इज डूइंग, it is doing the research part that is done in America, or you can say USA, but its industry or its factory is set up in China. वो सारा रिसर्च जो प्रोडक्शन का रिसर्च है कि कैसे उसको डिजाइन करना है, ये सारा काम होता है अमेरिका में, बट इट्स इंडस्ट्री और इट्स फैक्ट्री इज लोकेटेड इन चाइना। व्हाई? बिकॉज चाइना के अंदर जमीन सस्ती मिलती है और लेबर सस्ती मिलती है। ये दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज हम मान सकते हैं कि चाइना इतना प्रोग्रेस भी कर रहा है, क्योंकि उनमें ज्यादातर जो एमएनसीज हैं उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसमें क्या करते हैं, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है, देन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग के बाद में वो खत्म हो जाता है काम, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वट एवर द पार्ट्स आर मेड दैट आर just transported to Mexico and some East European countries। चाइना में सामान बनाने के बाद वो इंडस्ट्री क्या करती है, पूरा का पूरा जो पार्ट्स होते हैं उनको बिगर असेंबल किए, मतलब उनको असेंबल नहीं करते हैं, वो जो पार्ट्स होते हैं दैट आर शिप टू मैक्सिको एंड इवन सम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज में ईस्ट डायरेक्शन में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये जो सामान बनाने के बाद वो भेजते हैं, एंड इवन मैक्सिको क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो ये चाइना से सामान बनाने के बाद ये जाते हैं दैट इज इन मैक्सिको एंड इन सम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अब वहां पर जाके ये चीजें असेंबल होती हैं। सपोज एक पर्टिकुलर बाइक मान लो, अगर बाइक के अलग अलग पार्ट बना दिए जाते हैं चाइना में, तो वो कंपनी क्या करती है, वो बाइक के पार्ट्स बना के या तो मैक्सिको भेजती है या फिर इन यूरोपियन कंट्रीज, देन वहां पर जाके असेंबल होते हैं और फिर वो दोनों जगह से वो आइटम मार्केट में सप्लाई होता है। बिकॉज मार्केट्स आर वेरी नियर टू मैक्सिको एंड इन दैट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज के आसपास में इतने ज्यादा मार्केट हैं कि वो असेंबल करने के बाद वो पूरे मार्केट में ये चीजें फैला देते हैं। अब ये जो एग्जांपल है, इससे आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि why MNCs are doing this type of activities। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया चाइना में लैंड इज क्वाइट चीप एंड इवन अदर थिंग्स दैट इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, सब टाइप की जो लेबर होती है दैट इज अगेन वेरी चीप इन चाइना। अब ये जो मैंने बताया था ये सब काम किस लिए करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग। अब ये कॉस्ट कटिंग की बात करें
तो जमीन और लेबर से ऑलमोस्ट एमएनसीज आर सेविंग इट्स 50 to 60% कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो भी कॉस्ट आती है उसका 50 to 60% ये इन दो फैक्टर से बचा लेती हैं। उसके बाद जो मार्केट में भेजते हैं उससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। क्यों? कि जो मैक्सिको एंड जो कंट्रीज जहां पर ये असेंबल होती हैं वो ऐसी जगह पे सामान भेजते हैं जहां पर उनको प्रॉफिट अच्छा मिलता है। सो दैट इज द मेन पर्पज व्हाई दीज एमएनसीज आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड नॉट ओनली इन चाइना। हमारे इंडिया में भी बहुत से एमएनसीज ने ये सब इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो दिस फर्स्ट फैक्टर इज क्लियर that why that MNCs are doing this type of activity, that is basically for cost cutting, and in that case production that is spreading across the countries। जो प्रोडक्शन होता है वो आसपास के कंट्रीज में सब जगह फैल जाता है, जो कि बनता कहीं है और उसका असेंबल कहीं होता है और उसकी डिजाइन कहीं और होती है। लाइक दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय MNCs। अब बात आती है second type, the second subtopic of this chapter, that interlinking production across the country, interlinking of the production across the country। अब ये जो सामान तो भेज देते हैं लेकिन ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कैसे इंटरलिंक करते हैं, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बड़ा क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि how the production that is interlinked in the different countries। अब हम बात करें कि MNCs ने ये सारी कंडीशंस अडॉप्ट कर ली थी। लैंड जो थी वो सस्ती ले ली थी, जो लेबर थी वो भी सस्ती रख ली थी। उसके बाद और भी कई फैक्टर्स हैं जिसमें हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो ऐसे कंट्रीज में वो जाते हैं जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज थोड़ी सी लिबरल होती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज लिबरल क्या होती है कि कहीं पर किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर क्या होता है, जमीन सस्ती दे देते हैं गवर्नमेंट वाले, वहां पर टैक्स कम लगाते हैं, बिजली है वो सस्ती दरों पे दे देते हैं उनको। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज में आते हैं। तो ये सारी चीजें जो MNCs है ये देखती हैं कि किस कंट्री में क्या क्या हमें सुविधा होगी और किस तरह से हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अब ये सारे फैक्टर्स होने के बाद that MNCs are investing the money। Main factor is the now comes that is the investment of money। अब ये जो पैसा इसमें स्पेंड किया जाता है for buying the land, then machinery and other tools, जिसमें जो भी पैसा MNCs खर्च करती है उसको हम पहले इनिशियल लेवल पे बोलते हैं कि जो भी पैसा खर्च किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट टर्म बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब whatever the money that is spent for buying land, machinery system and even other tools, ये चीजें खरीदने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन जो पैसा MNCs लगाती है, मीन्स जो बाहर के कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो लगाती हैं, उस पैसे को बोलते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वेरी सिंपल। नॉर्मल जो कोई किसी पर्टिकुलर कंट्री में पैसा लगाता है वो तो हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो MNC मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन की जो कंपनियां होती हैं वो अगर पैसा लगाती हैं दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है जो MNCs पैसा लगाती हैं किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब बात आती है कि ये जो प्रोडक्शन है ये इंटरलिंक कैसे होता है। एक MNC जो है दूसरे कंट्री में जाती है तो वो क्या क्या करती है। तो पहला फैक्टर है कि सबसे पहला फैक्टर ये कि जो MNC होती है वो दूसरे कंट्री में जाके लोकल कंपनीज के साथ में काम करती है। मीन्स एनी टाइप ऑफ MNC that start its production jointly with some local companies of that particular country। अब कोई चाइना की या फिर जापान की कोई MNC आई इंडिया के अंदर तो वो सबसे पहले क्या देखती है कि यहाँ की लोकल कंपनी को साथ अगर मिला लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। लोकल कंपनीज के लिए क्या बेनिफिट होता है? एक तो सबसे पहला पैसा। MNCs के पास बहुत पैसा होता है इसलिए दूसरे कंट्री में जाके करती है। तो सबसे पहला तो वो
lot of or huge amount of money is that is invested in the particular country along with that local company. उस लोकल कंपनी के साथ मिलने का मतलब क्या है कि उस लोकल कंपनी में पैसा इतना लगाया जाता है बाय एमएनसी. दूसरा क्या है, that latest technology that is brought in that particular country. एक तो पैसा लगाया जाता है, दूसरी टेक्नोलॉजी जो कि उस कंट्री में नहीं होती है. जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एमएनसीज आती हैं वो क्या करती हैं, पहला फैक्टर सबसे बड़ा होता है कि वो इतना पैसा लगाया जाता है, उधर जो भी कमियां होती हैं वो पैसे से पूरी हो जाती हैं. दूसरा है एक नई टेक्नोलॉजी जो इंडिया में नहीं होती है वो एमएनसी लेके आती है. तो ये दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जो एमएनसीज आती है तो उस लोकल कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है. एक तो पैसा लग जाता है बहुत ज्यादा जो कि मेन प्रॉब्लम होती है, और दूसरा नई टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से वो लोकल कंपनी है वो पूरा का पूरा एक तरह से चेंज हो जाती है. दूसरा एक बड़ा फैक्टर जो कॉमन रूट है एमएनसी जो करती हैं, एमएनसीज आर बाइंग द लोकल कंपनीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ये जो एमएनसीज आती हैं दूसरे कंट्री में तो पहला काम तो वो करती थी कि एक लोकल कंपनी को साथ मिला लेते हैं, और दूसरा काम करते हैं कि वो वहां की लोकल कंपनी को बाय कर लेती है. मतलब उसको अपने अंडर लेके जो भी उसका मार्केट था या जो भी उसका नाम था, जो भी उसका ब्रांड नेम था, वो पूरा का पूरा वो एमएनसी यूज करती है. ऐसा एक एग्जांपल और है इसमें, एक अमेरिका की बहुत बड़ी कारगिल एक फूड है, वो कंपनी जो थी उसने अपने इंडिया की एक परख फूड कंपनी खरीद ली थी. अब परख जो इंडिया की एक कंपनी थी, उस परख कंपनी का जो भी मार्केट था, जो भी उसकी गुडविल थी, जो भी उसके कस्टमर्स थे, सारे के सारे कस्टमर्स और उसका मार्केट दैट वर ट्रांसफर टू कारगिल फूड ऑफ यूएसए. अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी एमएनसी थी उसको चले गए. उसमें उसका फायदा क्या हुआ उस एमएनसी को कि इसका जो अपनी परख इंडिया की जो फूड कंपनी थी उसका पूरा का पूरा जो भी ब्रांड नेम था वो सारा उसने टेक ओवर कर लिया. परख अपनी जो इंडिया की थी उसकी कुछ रिफाइनरी भी थी वो भी सारी उसी के पास चलेगी. अब इसकी बात करें तो जो कारगिल जिसने टेक ओवर किया था अपनी परख इंडस्ट्री को, इंडिया की परख फूड कंपनी को, उसका इतना फायदा हुआ कि उसने पूरा पैसा लगा दिया. कारगिल जो यूएसए की इंडस्ट्री थी उसने पूरा पैसा लगाया, और आज के दिन दैट कारगिल फूड इन दैट कंपनी दैट इज प्रोड्यूसिंग 5 million pouches of that you can say different type of oil. जो ऑयल की कंपनी मेन इसमें जो थी उसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि some 5 million pouches are being prepared by that कारगिल कंपनी, जो कि परख वाले नहीं बना पाते थे बिकॉज ऑफ मनी. तो पैसे की वजह से ये इतना ज्यादा बड़ा इसने काम शुरू कर दिया था इंडिया में. तो ये दूसरा मेथड था. पहला था लोकल कंपनी के साथ काम करके उसमें पैसा लगता था और टेक्नोलॉजी आती थी. दूसरा लोकल कंपनी को वो पूरी की पूरी खरीद के उसका यूज करते थे उसके अंदर मार्केट, क्योंकि वो एमएनसी तो नहीं होती है. जो पुरानी कंपनी का जो भी गुडविल होता है, जो भी मार्केट होता है, जो भी ब्रांड नेम होता है, वो पूरा का पूरा ये एमएनसी यूज करती है, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि वो पूरा का पूरा बेनिफिट लेती है. तो ये दो एग्जांपल इसमें बताए मैंने जो तरीके हैं. एक और मेन तरीका हम डिस्कस करेंगे बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर. 40 मिनट्स का जो सेशन होता है, आई थिंक कल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब बच्चे टाइम से आ जाएं, सो जो 10 मिनट हम वेस्ट करते हैं वो वेस्ट न हो और हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करें. मैं 3 दिन में ये खत्म करना चाह रहा हूँ और हो भी जाएगा इजीली. तो ये जो आज करवाया इसको थोड़ा सा पढ़ना एंड यू विल गेट मैक्सिमम. If you don't get then you just tell me, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. मैंने रिकॉर्ड कर लिया है पूरी जो टॉपिक्स हैं. So I think टाइम रिकॉर्डिंग्स एंड देन व्हाट. हाँ मैं भेज दूंगा, ये कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है. बाय फॉर द डे. देखता हूँ कल कौन कौन आता है, कौन कंटिन्यू करता है. ओके देन